वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास शुरू करते हैं और हेडिंग लिखी जाए पीरियोडिक ईएमआई। पीरियोडिक ईएमआई पीरियोडिक ईएमआई ठीक है। पीरियोडिक ईएमआई आप सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको एसी जनरेटर पढ़ना है। पहले आपके सिलेबस में एसी जनरेटर, एसी मोटर, ट्रांसफार्मर सब कुछ था। समय की धारा में काफ़ी चीज़ें हट जाती हैं, सिर्फ एक ही चीज़ बची है, एसी ट्रांसफार्मर। एसी ट्रांसफार्मर ये कहता है कि एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर बोल रहे हैं, एसी जनरेटर यही बचा है। तो उसको पढ़ने के लिए आपको पीरियोडिक ईएमआई पढ़नी चाहिए। जैसे अभी तक आपने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जो फ्लक्स होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड ए इंटू कॉस थीटा, और अगर इस फ्लक्स को वेरी किया जाए तो फ्लक्स के वेरी करने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है। सर्किट अगर कंप्लीट हो तो करंट बहने लगती है। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर रहे थे तो स्टैटिक ईएमआई थी, एरिया को वेरी कर रहे थे तो डायनेमिक ईएमआई थी जिसे मोशनल ईएमएफ निकाला था, और जब थीटा को वेरी करेंगे तो पीरियोडिक ईएमआई होगी, जो कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। पीरियोडिक ईएमआई निकालने के लिए क्या डिस्कशन करने के लिए देखो भाई, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड अपन अपने घर से तो लेके आएंगे नहीं, तो हमने क्या किया, एक मैग्नेट बनाई जिसका नॉर्थ मोल नहीं नॉर्थ पोल की बात करेंगे। जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, एक इधर रख दिया, बीच में अपन ने ये मैग्नेट एक लूप बना दिया, एक नल्ला सा लूप, ये लूप बन गया। और एक यहाँ पे अपन ने छी 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 क्या आपका हो गया साउथ पोल। और बीच में अपन ने यहाँ पे ढेर सारी एक लूप बना दी है, ऐसे n नंबर ऑफ लूप्स, फिर एक और नंबर ऑफ लूप, ऐसे n नंबर ऑफ लूप्स हैं, ठीक है। अब जैसे नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में आप किसी मैग्नेट को रखेंगे तो इनके बीच में यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हो चुका होगा, हाँ या ना। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को अपन ने बी नाम दे दिया, और इस कॉइल का कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ही। इस कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स n है और इसका एरिया a है। मैं पूरी चीज़ डिटेल में लिख नहीं रहा हूँ कि n क्या है, a क्या है, आप सभी समझदार हैं कि नहीं? अरे वाह, कुछ चीज़ को लेके तो श्योर है भाई बच्चे, ये समझदार हैं। फिर यहाँ से अपन ने लेके एक एक्सिस बनाई, ये एक्सिस क्यूट सी एक्सिस को आप देख रहे होंगे, ये एक्सिस के अबाउट इसको ऐसे घुमा रहे हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, कॉइल इज रोटेटिंग with an angular velocity of ओमेगा। एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से कॉइल घूम रही है। और सुन मेरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे जा रही है, दिख गई है ना। और एक गंदी सी कॉपी देना, अरे कोई सी भी दे दे। इस कॉपी को अगर तुम देखोगे तो एक कॉपी एक कॉइल है। जादू नहीं, जादू दिखाऊंगा, जादू जादू। तो मेहरबान करदान अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपकी कॉइल्स हैं, चारों तरफ इस पर लपेटी हुई हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल्स दिख गई। रेक्टेंगुलर कॉइल्स के दो सिरे अपन ने ऐसे बाहर निकाल लिए, क्योंकि करंट जाएगी तो आएगी, आने जाने के लिए रास्ता बचेगी ना। उसके बाद इस कॉइल में फील्ड लाइंस ऐसे हैं, तो इसका एरिया वेक्टर ये गया। अभी एरिया वेक्टर ये है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर ये, कि इनके बीच का एंगल कितना है अभी, ये वाली एक्सिस दिख रही है, ये वाली एक्सिस, इसके बाद इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, समझे। अभी तेज तेज घूम रही है, घूम रही है तेज तेज। जब ये तेज तेज घूमेगी तो इसके घूमने से इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा। जो अभी एरिया वेक्टर ये था, जैसे इसको आप हल्का सा आगे घुमाएंगे एरिया वेक्टर अब कुछ चेंज हो गया,
कुछ देर के बाद एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो गए, फिर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कुछ और हो गया, फिर एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 हो गया, ऐसे बढ़ता जाएगा यार, समझ गए ना। तो इस तरीके से कॉइल घूमती जाएगी। आप लोगों ने कभी वो ग्रिल्ड चीज़ें खाई, जैसे ग्रिल्ड सैंडविच हो गया, चिकन खाने वाले चिकन का नाम ले रहे हैं, मैं तो नहीं खाता, ग्रिल्ड पनीर हो गया, और वो तो उसमें क्या है ना, जैसे एक वो सीख कबाब बनते हैं, उसमें सीख में ऐसे पनीर वनीर भी लगा देते हैं, ऐसे लोहे की सीख होती है, उसमें सबसे पहले एक पनीर का मोटा टुकड़ा, वो पनीर जो ऑयल से बना है, पाम ऑयल से, उसका एक मोटा सा टुकड़ा लग देते हैं, फिर उसमें एक चाप का छोटा सा टुकड़ा लगा देते हैं, फिर एक शिमला मिर्च का छोटा सा टुकड़ा काट के, फिर एक टमाटर का टुकड़ा लगाया जाता है, फिर वापस से एक प्याज का टुकड़ा, फिर पनीर का टुकड़ा, फिर उसमें वो पीली वाली शिमला मिर्च का टुकड़ा लगाया जाता है। देखिए आपने, उसे क्या बोलते हैं पीली वाली शिमला मिर्च को? बेल पेपर, घंटी की तरह रंग लगने वाली मिर्च, बेल पेपर, ठीक है ना। तो वैसे जैसे उसको अब सारे पनीर के टुकड़े लग गए, उसके बाद उसको ऐसे रख के फिर ऐसे घुमाया जाता है, टिंग डिंग 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 डिंग, ऐसे घूमती है। तो वैसे ये कॉइल ऐसे घूम रही है, समझ के बाद। अब भाई साहब कॉइल तो घुमा ली तुमने, कॉइल को घूमने के बाद आवाज़ तो बहुत हो रही, आवाज़ कम कर लें, ये आवाज़ ठीक है शायद, है ना। इस कॉइल के घूमने के बाद यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से कुछ क्यूट सी बातें हो रखी हैं। क्यूट बातें आपको समझ में आती हैं ज़्यादा? अब ये कॉइल घूम रही है तो क्या है कि कॉइल इस तरीके से घूमे। अच्छा, तुम इसको कॉम्प्लेक्सिटी को तुम शायद समझ नहीं पा रहे हो कि कॉइल घूम भी रही है और दो तार है वो हमेशा कांटेक्ट में भी नहीं आ रहे। ऐसे समझ, ये दो तार हैं और ये कहीं ना कहीं तो जा रहे होंगे तार, इससे बल्ब लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। अब एक कॉइल घूमेगी तो तार आपस में एक दूसरे पर लपेटे नहीं जाएंगे, तो शॉर्ट का सर्किट हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं कि इस कॉइल को इस तरीके से लगा रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा सिस्टम लगा दिया अपन ने कि एक हिस्सा कॉइल का घूम रहा है, ये स्लिप रिंग्स कहते हैं ना, रिंग्स अंदर घूम रही हैं, तो एक हिस्सा उस रिंग के साथ हमेशा कांटेक्ट में है, एक हिस्सा इस वाली रिंग के साथ हमेशा कांटेक्ट में है, और इस तरीके से घूम रहे हैं कि इनमें आपस में कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा है। तो जो स्लिप रिंग का काम है वो यही है कि भाई चुपचाप आराम से निकाल देना करंट को। तो यहाँ पर ये दो तो स्लिप रिंग्स हो गई तुम्हारे पास, ये वाली स्लिप रिंग्स दिख गई दोनों, अरे हाँ ना, ठीक है। और ये जो कहानी है ना, ये इसको कहते हैं कार्बन ब्रशेस। ये क्या कहलाते हैं? कार्बन ब्रशेस। अब जो भी तुम बल्ब वगैरह लगाना चाहते हो वो यहाँ पे लगा दो, इनके बीच में यहाँ पे लोड लग जाता है। लोड मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट तुम्हें कनेक्ट करना है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दो, ठीक है, बस बिजली बनना तुम्हारी चालू हो गई। सेम प्रिंसिपल पर तुम्हारे टरबाइन काम करते हैं, जिनसे टरबाइन से बिजली बनती है। तो पवन चक्की देखिए, विंडमिल, गोल गोल पहिए, वो गोल गोल उसमें पंख होते हैं, तीन बड़े से पंख घूमते हैं, तो उनके अंदर ऐसे मोटर आर्मेचर घूमती है, करंट प्रोड्यूस होती है। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, या उसका बेसिक प्रिंसिपल यही है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर तुम देखो कि थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर ये चीज़ ओमेगा से घूम रहा है तो टी टाइम में मेरा ऐसा मानना है कि ये ओमेगा टी घूम जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा 0 है, थीटा किसके बराबर हो गया? ओमेगा टी के। तो इसलिए तुम्हारे पास अब जो फ्लक्स है वो फ्लक्स लिखा जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी। समझ गई बात? ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये वेलोसिटी अच्छा नहीं लग रहा, एंगुलर वेलोसिटी बोल दो, वैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा अच्छा शब्द है, ठीक है, ठीक है चलेगा। अभी तो तुम बोल बच्चे हो, समझ जाओगे। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं डी फाई बाई डी टी, तो डिफ्रेंशिएट करने पे ये हो जाएगा एन बी ए, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा? हाँ,
माइनस साइन थीटा, शाबाश। तो माइनस ओमेगा बाहर आ गया इंटू साइन ओमेगा टी। इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी। इसको आप ईएमएफ बोलते थे, इंड्यूस। इसकी वैल्यू आ जाएगी एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। थोड़ी समझदारी दिखाएंगे तो उसको लिख देंगे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ई नॉट की वैल्यू कितनी है, एन बी ए ओमेगा। ये मैं ऐसा बोल सकता हूं, इट इज मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। जितना भी मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ हो सकता है वो कितना है, एन बी ए ओमेगा। यहां तो कोई डाउट है क्या तुमको? अब अगर मान लो मैं बोल दूं कि इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो आर है, और अगर यहाँ पर करंट भी पूछ ली जाए तो करंट को आप लिख देंगे कितना, ई बाई आर। तो आई विल बिकम एन बी ए ओमेगा अपॉन आर इंटू साइन ओमेगा टी। दिस कैन बी रिटन एज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, I naught can be written as E naught by R or N B A omega divided by R। समझ गई बात? ये कछुओं समझ में आया कि नहीं आया? तुम हो घोंचू, नहीं समझे इस चीज को। अब देखो अच्छे से, गौर से देखो बोर्ड पे। फ्लक्स किसका फंक्शन है, साइन का कि कॉस का? कॉस का। और ईएमएफ किसका फंक्शन है? अरे देखना सामने, साइन का। और कॉस और साइन के बीच में कितने का फेज डिफरेंस होता है, पाई बाई टू का। तो मैथ्स वाले शर्म नहीं आ रही तुमको? साइन और कॉस के बीच में कितने का फेज डिफरेंस होता है, पाई बाई टू का, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस। अब भाई साहब 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, साइन और कॉस में कौन लीड करता है? कॉस लीड करता है ना। तुम लोगों को छोटी छोटी बात पता क्यों नहीं है? तुम तो मैथ्स है तुम्हारे पास, शर्म आती है नलायक। चम्मच भर पानी में डूब मरो, ऐसे चम्मच चम्मच लो और उसमें पानी को डूबने की कोशिश करो। पॉसिबल हो जाएगा तो फिर समस्या हो जाएगी ना। देखो ये भाई यार, तुम भोले बच्चे हो, हमेशा ध्यान रखो कि कॉस लीड्स साइन बाई पाई बाई टू। और तुम तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट रट्टा मार लो, जो फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहले अचीव करता है वो लीड करता है। सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगाना। तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1, कितने पे आई? और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, कितने पे आई? तो कितने का फेज डिफरेंस हो गया, बात खत्म। हाँ, फेजर डायग्राम से भी सोच सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मेरे कछुए ऐसा बोलेंगे, अच्छा सबसे पहले अपन फ्लक्स की बात कर लेते हैं। तो फ्लक्स का फंक्शन ये, तो ये फाई नोट रहा होगा, है ना। और फ्लक्स में कॉस था, तो ये कॉस यहाँ से शुरू नहीं होगा, यहाँ से शुरू होगा। ये फैसिलिटी तुम्हारे पास नहीं है। ये हो गया पाई बाई टू, ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई बाई 2, और ये हो गया 2 पाई। तो फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई। फिर उसके बाद मैंने रंग बदल लिया, पीला कर लिया, क्योंकि मुझे पता था फ्लक्स पीछे वाले में मैंने लिखा है फाई इज इक्वल टू फाई नॉट कॉस ओमेगा टी, या आपको तो वैसे पता ही है, ये लिखा हुआ था एन बी ए कॉस ओमेगा टी। सही बात है। और फ्लक्स के बाद जब मैंने ईएमएफ निकाला था तो वो गया था एन या ई नॉट। कौन गधा है जो बात कर रहा है, अव्वल श्रेणी का गधा है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो देखो जो ईएमएफ है, तो ईएमएफ थोड़ा नीचे आएगा ना, या ईएमएफ की वैल्यू फ्लक्स से ज़्यादा होगी या कम होगी, ये बता दो बस मुझे। ओमेगा की वैल्यू तो ज़्यादा ही होगी, तो थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा ईएमएफ। तो ये जो ई नॉट है, फाइन नॉट और ई नॉट में कौन बड़ा होगा,
आई नॉट और ई नॉट, ये इस एनबीए में और एनबी ओमेगा में कौन बड़ा है? ई नॉट बड़ा है। तो ऑब्वियसली जो ई नॉट होगा वो थोड़ा ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू बनेगी वो ऐसी बनेगी। मतलब यहाँ पर कहीं ई नॉट आ रहा होगा। ठीक है, चलो और इसमें दिमाग लगाते हैं। इसको अगर तुम गौर से देखोगे तो ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जब फ्लक्स मैक्सिमम है देन ईएमएफ इज जीरो। सब जगह चेक कर ले, जब फ्लक्स मैक्सिमम है तब ईएमएफ कितना है? अच्छा, फ्लक्स का पॉजिटिव और नेगेटिव होना, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड में तो मैक्सिमम एन बी ए हो गया और मिनिमम जीरो हो गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड में बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू फ्लक्स की कब है? जब यहाँ पर थीटा की वैल्यू जीरो है, और उस वक्त जब थीटा की वैल्यू जीरो है उस वक्त ईएमएफ कितना है तुम्हारा? जीरो। ये साइन कॉस की सिंपल प्रॉपर्टी है। और दूसरी बात में इसका उल्टा भी सही है, व्हेन ईएमएफ इज मैक्सिमम देन फ्लक्स इज जीरो। सही बात है। यहाँ पर देख, ईएमएफ मैक्सिमम है तो फ्लक्स कितना है? समझ गई बात? हाँ या ना? ठीक है भाई, ये बात भी तुम्हारे समझ में आ गई कि भाई जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तब फ्लक्स कितना होगा। इसके बाद करंट की बात करी जाए तो करंट में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर जो करंट अपन ने निकाली थी, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट और ईएमएफ हमेशा एक दूसरे के साथ फेज में है, आया ना? नहीं समझे क्या? फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, ऑब्वियसली इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करंट, ये कितना है? जीरो, क्योंकि दोनों में ही किसका फंक्शन है? साइन का। तो अगर दोनों में ही साइन का फंक्शन है तो किसी में भी कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। सारा क्लियर हो गया मामला? ठीक। यहाँ पर इस वाले फिगर के बाद अगर मैं तुम्हें कुछ और भी चीज़ बताना चाहूँ तो ऐसा बता सकता हूँ कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड तो तुम्हारा लेफ्ट टू राइट था, और पहले एरिया वेक्टर का देखोगे तो ऐसा था। तो पहले एरिया वेक्टर था ऐसा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पहले बी इधर था एंड एरिया वेक्टर ऐसा था, सही बात है। और अपन ने इसको घुमाया कैसा है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाया है। तो मतलब अब इसका जो एरिया वेक्टर वो ऐसा घूमेगा, बी ऐसा होगा, एरिया वेक्टर ऐसा होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर ऐसे घूम रहा है। फिर अपन देखेंगे तो यहाँ पर बी इधर होगा, ए इधर होगा, सही बात है। फिर अगर देखेंगे तो यहाँ पर बी इधर होगा एंड एरिया वेक्टर ऐसा होगा, क्योंकि अभी भी घूम ऐसे ही रहे। एंड फिर अगर देखेंगे तो बी इधर होगा, एरिया वेक्टर नीचे होगा, देन बी इधर होगा, एरिया वेक्टर ऐसा होगा, देन अगेन बी इधर होगा, एरिया वेक्टर ऐसा होगा, एंड उसके बाद बी इधर होगा, एरिया वेक्टर ऐसा होगा, और अगेन उसके बाद बी इधर होगा और एरिया वेक्टर वापस से ऐसा ही हो चुका। तो पहले इनके बीच का एंगल कितना है? 90। फिर 90 से कम हुआ, फिर कितना हो गया? फिर इसका एंगल वापस से जीरो से बढ़ा, फिर एंगल वापस से कितना हो गया? और यहाँ पर 90 से ज़्यादा हो गया। उसके बाद वापस से यहाँ पे एंगल कितना हो गया? 180। यहाँ पे एंगल, अब देखो तुम इसको क्लॉकवाइज ही मेजर कर रहे हो एंगल को, तो ये एंगल इस बार ऐसे मेजर करो, तो 90 से ज़्यादा हो गया। फिर यहाँ पर वापस से एंगल कितना हो गया? 270 डिग्री। वैसे अगर देखोगे तो 90 डिग्री। ठीक, तो अपन ने डायरेक्शन के हिसाब से भी बात करी है, इसीलिए हमने एंगल बड़ा वाला भी मेजर किया है। इन जनरल दो वेक्टर्स के बीच में जब भी एंगल पूछा जाए तो हमेशा कौन सा बताना होता है? छोटा वाला। ओके जी, तो ये सारी चीज़ तुम्हारे बुद्धि में आ गई क्या? ठीक है, अगर इतना सब कुछ चमक गया है तो अब लिखने की शुरुआत करी जाए। लिखिए आप लोग प्लीज़, पीछे वाली स्लाइड से लिखना है, कंटिन्यूएशन में लिखते जाएंगे।
अच्छा, आप लोगों ने क्या हेडिंग लिखी है, एसी जनरेटर हेडिंग लिखी है क्या? देखो ये जो फिगर है वो एसी जनरेटर का, ये तो पता ही है, जो पीछे चित्र बनाया अपन ने। तो ना अब आप छोटी सी चाहो तो एक हेडिंग लिख लो, एसी जनरेटर। हाँ, कौन सा होगा सोच के देख, है ना? हाँ, कॉमन सेंस। शुरू करें? नो सर। अरे भाई, हाँ जी, करें? अरे आंटी, एसी जनरेटर कन्वर्ट्स, एसी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एसी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो ये जो डायनमो है, इसका एसी जनरेटर का दूसरा नाम डायनमो भी है, पता है? चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, एसी जनरेटर के बाजू में लिख दो ब्रैकेट में डायनमो, DYNAMO, डायनमो। ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तुमने जैसे इस पीछे वाले फिगर में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे इस कॉइल को घुमाना पड़ेगा। तो घुमाने के लिए ऐसा थोड़ी अपने मन से घूम जाएगा, घुमाने के लिए कुछ अपन को वर्क करना पड़ेगा। तो जनरली ये तुम आप विंड मिल होती हैं, विंड मिल की हेल्प से घुमा सकते हो। दूसरा आप टरबाइन की हेल्प से घुमा सकते हो। पानी ऊपर से गिरेगा, टरबाइन घूमेगी, टरबाइन घूमेगी, टरबाइन से कनेक्टेड कॉइल्स घूमेंगी, कॉइल्स घूमेंगी, लाइट प्रोड्यूस होगी, सिंपल। ठीक है, तो ऐसे काम कर सकते हैं अपन। तो मतलब, और आप लोगों ने वो देखा होगा अगर कभी जनरेटर से घर में जो बिजली आती है वो भी सेम प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। आपने फ्यूल बर्न किया, उससे इंजन घूमा, इंजन से कनेक्टेड है आर्मेचर डायनामो, इसको आर्मेचर भी कहते हैं, ये जो कॉयल है इसको आर्मेचर कहते हैं। जो डायनामो है वो डायनामो उससे कनेक्टेड होता है, उससे लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको मैकेनिकल वर्क करके ही आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने वाली है। नहीं, 100% कन्वर्जन नहीं होता है। तुम जैसे लाइट से ही तो सारे काम करते हो, तुम घर में मिक्सी चला रहे हो, किससे चला रहे हो? लाइट से चला रहे हो। तो मिक्सी जो घूम रही है उसका प्रिंसिपल क्या है? तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो कन्वर्जन तो नहीं, ऐसा नहीं होता कि तुम हर एक चीज़ उल्टा रिवर्स हो जाएगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपने क्या पॉइंट लिख लिया? एसी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्या कुछ नहीं होने वाला है उसमें। नेक्स्ट, इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज पीरियोडिक ईएमआई। इतने लिख लो बस, इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज पीरियोडिक ईएमआई। Generator has three basic sections. Generator has three basic sections. इसमें तीनों के नाम लिखा देता हूँ। पहला है आर्मेचर सर्किट, आर्मेचर सर्किट, ARMATURE, आर्मेचर सर्किट। वो कॉइल्स थी ना अपनी, जो अपन ने लूप बनाए थे, वही आर्मेचर है ना। तो आर्मेचर सर्किट ब्रैकेट में लिख दो इंटरनल, जो इंटरनल पार्ट हो गया है ना। दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा सेक्शन है कन्वेयर सिस्टम, कन्वेयर सिस्टम, कन्वेयर सिस्टम। कन्वेयर सिस्टम जैसे यहाँ पर लाइट को लोड के पास कौन लेके जा रहा है? स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस के थ्रू होते जा रही है। तो वो हो गया इनका कन्वर्जन सिस्टम, कन्वेयर सिस्टम।
उसके ब्रैकेट में लिख दो कनेक्टर ऑफ टू सर्किट, कनेक्टर ऑफ टू सर्किट, कनेक्टर ऑफ टू सर्किट। एंड तीसरा सेक्शन है लोड सर्किट, जो कि एक्सटर्नल होगा। तीसरा है लोड सर्किट। नेक्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट में तीनों बातें हो गई है ना। नेक्स्ट पॉइंट, कन्वेयर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, conveyor system consists of slip rings and electric brushes, slip rings and electric brushes, slip rings and electric brushes। क्या ये बात बताने की जरूरत है ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर होता है? ये तो पता है ना सर्कुलर मोशन बच्चन में। ठीक है, वेरी गुड बेटा। हाँ एसी होगी, क्योंकि साइनोसोइडल कर्व है ना, तो जो मिलने वाली जो करंट है, इसलिए इसका नाम एसी जनरेटर बोला ना अपन ने। जनरेटर का नाम डीसी जनरेटर थोड़ी, एसी जनरेटर है। अगर इसको डीसी बनाना है ना, तो जो तुम्हारे पास सर्किट में जो स्लिप रिंग्स हैं उसकी जगह स्प्लिट रिंग्स यूज होती हैं। हाँ हाँ, उस केस में जो नीचे वाला लोअर सेक्शन है मुझे फिर नहीं चाहिए रहेगा। हाँ, तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो ऐसा दिखता है। वेरिएबल डीसी होता है। इस डीसी को फिर तुम्हें एक फिल्टर सर्किट लगा देंगे, कैपेसिटर लगा देंगे, तो फिर ये ऐसा स्ट्रेट लाइन हो जाता है, तो फिर ऐसा हो जाता है तब ये स्ट्रेट लाइन। तो वो सब चीज़ें जब तुम्हें लास्ट में पढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर, तब बता देंगे कि फिल्टर सर्किट कैसे काम करता है। ओके ठीक है, देखा है ना, बिल्कुल सही समझ रहा है, इसलिए उसको वो उसका नाम ही है स्प्लिट रिंग्स। क्या आप लोग एडी करेंट्स के बारे में अभी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में है तो नहीं? अगर नहीं है तो फिर छोड़ो भाई। है स्कूल में तो हेडिंग लिख लो एडी करेंट्स। एडी करेंट्स, EDDY, एडीज या एडी करंट, सिर्फ एडी करंट लिख लो। एडी करंट डेफिनेशन लिख लेंगे एडी करंट की। मुझे तो नहीं मिला, एक्सपेरिमेंट में है तो कह नहीं सकता है। मॉड्यूल में तो है, मॉड्यूल में तो बहुत कुछ है। हाँ मॉड्यूल में तो ढेर सारी चीज़ें हैं। वो सब चीज़ें अभी अगर पढ़ाने जाएंगे तो फिर तुम्हारा जो बोर्ड का सिलेबस है वो फिर ये मान लीजिए चलेगा अपना मार्च तक पूरा, तब तक तुम्हारा बोर्ड हो जाएगा शायद। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंड्यूस्ड करंट, it is a group of induced current which are produced. It is a group of induced currents which are produced, comma, when metal bodies placed in time varying magnetic field, when metal bodies placed in time varying magnetic field or they moves in external magnetic field, or they moves in external magnetic field in such a way that flux through them changes with respect to time, सच अवे नहीं है, सच ए वे, ऐसा सच अवे, हाँ सच ए वे, सच अ वे दैट फ्लक्स थ्रू देम changes with respect to time।
such a way that flux through them changes with respect to time. देखो भाई, तुम्हारे जेई वगैरह के सिलेबस में ट्रांसफॉर्मर भी है, मोटर भी है, अभी नहीं पढ़ाएंगे, समाप्त हो जाएगा फिर पढ़ाएंगे, ठीक है? हमें नहीं पता। इसमें एप्लीकेशन ऑफ एडी करेंट्स भी लिख लो, खत्म करो। एप्लीकेशन ऑफ एडी करेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ एडी करेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ एडी करेंट्स। पहला इंडक्शन फर्नेस, दूसरा डेड बीट गैल्वेनोमीटर, DEAD डेड। इंडक्शन फर्नेस भट्टी, इंडक्शन से जलने वाली इंडक्शन फर्नेस, डेड बीट गैल्वेनोमीटर, DEAD डेड बीट, BEAT डेड बीट गैल्वेनोमीटर, मुझे भी नहीं पता। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, इंडक्शन मोटर, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, ब्रेक नहीं ब्रेक्स, वो जो पैरों से लगाते हैं ना, ची, हाँ, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, इंडक्शन मोटर, एनर्जी मीटर्स, कार स्पीडोमीटर, इंडक्शन मोटर के बाद एनर्जी मीटर एंड कार स्पीडोमीटर। ठीक है, चलो भाई, अब तुम्हें समझ में तो आ ही गया होगा। समझ में आ गया सभी के? घुइयां आ गया तुम्हारी समझ में। देखो इधर, घुइयां खाई है तुमने? आजकल आ रही मार्केट में घुइयां। घुइयां, अच्छा, कितने लोग घुइयां जानते हैं? बस। अरबी कितने लोग जानते हैं? सेम ही होती है ना, लेकिन लोगों को पता नहीं है ना। अरबी पता है, घुइयां नहीं पता है। आप लोगों ने एक सीरियल है भाभी जी घर पर हैं, वो देखा है क्या? और उसमें दरोगा हप्पू सिंह को देखा है? हाँ, तो वो घुइयां जो शब्द है वो बहुत इस्तेमाल करता है। देखो भाई, एडी करेंट्स की बात ये है दोस्त कि जैसे अपने पास अगर एक लूप है, कछुओ देखो समझो, एक लूप है, ठीक है, ये मेटल का एक लूप है। तो ये सिंपल एक ही लूप, इसके अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड B को अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो उसका अपोज करने के लिए इसमें इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में आएगी, जरा बताना। एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो उसका अपोज करेगी तो किधर आ जाएगी? तो ये हो गया तुम्हारा इंड्यूस करंट। सही बात है। ये तो एक लूप था तो अपना काम हो गया। लेकिन अगर इस लूप को हटा के मैं एक काम करूं, मैं ना एक पूरा मेटल का एक ऐसे शीट ले लूं। अब जब मेटल की शीट लूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें पूरे में अभी भी है और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो फिर अब यहाँ पे जो करंट है वो ढेर सारी करंट दिख रही होंगी, मतलब फिर एक करंट नहीं आएगी, यहाँ पर ऐसे करंट आ रही होंगी। फिर समझ रहे हो मेरी बात? और ये सारी की सारी करंट कैसी होंगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सही बात है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इनकी जो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ होगी, तो ये वाली जो करंट्स हैं इनको कहते हैं एडी करंट्स। हैं ये भी इंड्यूस्ड करंट, हैं ये भी इंड्यूस्ड करंट, लेकिन ये पूरे शीट में। एक क्वेश्चन था पहले जेई में भी आता था, हाँ प्लेन है, ऐसे थी कि एक दो मेटल के ब्लॉक हैं, दो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, मैग्नेट है, मैग्नेट के बीच में ऐसे मैग्नेट रख दी, इधर नॉर्थ इधर साउथ, और ऐसे एक
लोहे की शीट को इस तरीके से, मेटल की शीट को ऐसे एक धागे में बांध दिया और इधर 2 पोल है, बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाद इसको ऐसे ऑसिलेट करा रहे हैं, ऑसिलेट करा के छोड़ दिया। तो पूछता है कि ये इसके टाइम पीरियड के साथ क्या होगा, मतलब या ऐसा बोलेगा कि ये रुकेगी, सेम वेलोसिटी से चलती रहेगी, सेम एंगुलर वेलोसिटी से, या क्या होगा। तो देखो नहीं होगा, यही तो बात है। वो क्या रहा है कि उसमें जैसे ही उसके अंदर से फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज का अपोज करने के लिए क्या लगेगा, हाँ फ्लक्स चेंज का अपोज करेगा ना, तो फ्लक्स चेंज का अपोज करने के लिए उसमें इंड्यूस करंट आएगी, तो उस पर ना एक्स्ट्रा फोर्स लगना शुरू हो जाता है, तो ऐसे थोड़ी देर के बाद वो रुक जाती है। आई थिंक यही क्वेश्चन था, ये भी याद नहीं आ रहा है। हाँ स्लो होता जाता है, रुक जाती है थोड़ी देर, वो उसमें एडी करंट्स आ जाती हैं, तो एडी करंट से फिर वो धीमे धीमे रुकना शुरू हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में उस पर टॉर्क की तरह काम करता है। जैसे तुमने टॉर्क अगर देखा होगा तो टॉर्क क्या एम क्रॉस भी होता है, तो यहाँ पे ना अभी तो कोई करंट थी नहीं, लेकिन अब इसके पास एक एम आ गया, जब बाहर जाएगा तो किसी एंगल पे तो एम क्रॉस भी टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लग के उसको स्लो करता है, ठीक है ना। तो वो वैसा क्वेश्चन था। अब एग्जैक्टली क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं याद है, एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा क्या था। बाकी तुम कहानी समझ गए, ये चित्र बना लो, अच्छा सा लगा, लुकिंग क्यूट। एनसीईआरटी में आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मतलब एग्जांपल से शुरू करते हैं। इस एग्जांपल को आप देख रहे होंगे, कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट 6.2। 6.2 मतलब वो कॉइल्स को अपन पास नहीं लेके आ रहे थे, एक कॉइल के अंदर अपन ने करंट दे दी थी, दूसरे कॉइल को रख दिया था और इसके अंदर अपन ने फ्लक्स को चेंज किया था, करंट को वेरी किया था, तो उसके अंदर इंड्यूस करंट आ गई थी। याद है वो फैराडे एक्सपेरिमेंट, उसी की बात कर रहा है। What would you do to obtain a large deflection in the galvanometer? आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आ जाए। तो डिफ्लेक्शन अगर बहुत ज़्यादा करना है तो उसका जो बेस्ट तरीका है वो है आप उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दें दूसरे वाले के अंदर। देखो दूसरे वाले के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर रखने से क्या होगा, ये समझने वाली बात है, इसीलिए तो अपन ये बात कर रहे हैं, या इसमें नहीं करते, नहीं लग रहा है। जैसे सॉफ्ट आयरन कोर की जैसी अपन बात करेंगे ना, तो सॉफ्ट आयरन कोर में क्या होता है कि एक इसके अंदर आपने सॉफ्ट आयरन कोर रख दी, तो इसका जो L था, या इसका मैं सबसे पहले B बता दूं, तो जो B था वो कितना था, μ0 μr n इंटू आई। तो जैसे आपने सॉफ्ट आयरन कोर रखी तो इसके पास μr आ गया, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, ठीक है। ऐसे ही जब आप इसके अंदर, जब करंट है तो तब की बात है, लेकिन जब आप इसके साथ एक दूसरे लूप को भी यहाँ पर देख रहे थे, याद है वो वाला, और इसके अंदर आपने यहाँ पर करंट थी और इसके पास तो सिर्फ गैल्वेनोमीटर ही था। अब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस रहा होगा और इसका खुद का सेल्फ इंडक्टेंस भी होगा। सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला था आपका वो क्या था, L इज इक्वल टू, या L2 की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या था, μ0 स्क्वायर n स्क्वायर a इंटू a बाई एल था या ए एल था, कैपिटल N स्क्वायर a बाई एल था, है ना। μ0 n स्क्वायर a बाई एल, ये था फॉर्मूला, याद आ गया होगा। अब क्या हुआ कि ये μ0 की बजाय क्या हो गया, μr। जैसे इसके अंदर आयरन कोर रखी तो इसका मतलब तुम्हारा इंडक्टेंस बढ़ गया ना, अगर इंडक्टेंस बढ़ गया तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ गया तो इसका मतलब वहाँ पर जो करंट में जो करंट होगी वो भी बढ़ जाएगी, तो इसकी वजह से वहाँ पे रखने से म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाए, इसलिए वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि कनेक्ट द कॉइल टू अ पावरफुल बैटरी। अब पहली वाले को पावरफुल बैटरी से कनेक्ट करोगे तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा कम होगी, तो डिफ्लेक्शन वेरिएशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा वेरिएशन होने की वजह से डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा दिखेगा। मूव द अरेंजमेंट रैपिडली, रैपिडली मूव करोगे अगर कॉइल को रिलेटिव मोशन ज़्यादा होगा तब भी ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगा, तब भी करंट ज़्यादा जाएगी। तीनों ही बातें इसकी अच्छी लग रही हैं। हाउ वुड यू डेमोस्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन द एब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर अगर दूसरी वाली कॉइल से हटा दिया जाए तो आप कैसे पता करोगे उसमें करंट है, चूक देख लो,
छू के देख लो, करंट मारे तो है, नहीं है तो नहीं। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है। दूसरा, एक बल्ब लगा दो उसकी जगह, बल्ब जल जाए तो करंट है, वरना नहीं है। तो वही बात कर रहा है। तो रिप्लेस द गैल्वेनोमीटर बाय ए स्मॉल बल्ब, ठीक है। फाइंड अ स्मॉल टॉर्च लाइट, ठीक है। द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉइल्स विल कॉज द बल्ब विल ग्लो, ठीक है। तो फालतू की बात कर रहा है। सिंपल बात अपने लिए कौन सी वाली बढ़िया लग रही है, छू के देख लो। कहाँ पे? बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। नहीं 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 भाई, ऐसा ऐसा काम नहीं करना है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, मुझे नहीं करना है। ये जो सोल्यूशन है आप लोगों को करना है, पढ़ो और सॉल्व करो, फटाफट करना है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं तुम्हें, तुम तो बोले बच्चे हो, तुम्हारे इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं सिर्फ एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, बस। ठीक है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा E इज इक्वल टू इंडक्टेंस के केस में कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू एल आई, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्वेश्चन इससे होता है, ये वाला फॉर्मूला आ गया। मोस्टली क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे तुम्हारे। एल का फॉर्मूला, इंडक्टर अगर एल अगर की बात करेंगे तो एल का फॉर्मूला तुमने अभी निकाल ही रखा है, न्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। ये फॉर्मूले याद है कि नहीं? हाँ, तो इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड है पूरी कहानी। आप लोग सारे क्वेश्चन इसी पे देख सकते हैं। अपन वापस पहुंचते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करना है आपको, करिए। मैं तो आराम से बैठ के देखूंगा, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछना है। देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये लूप है, ये जरा ईस्ट वेस्ट इधर है, ईस्ट इधर है, ईस्ट वेस्ट है, तो ये से लूप रखा है। नॉर्थ तेरा आगे है, साउथ तेरा पीछे है। हाँ हाँ, वर्टिकली, सॉरी, ऐसा रखा है। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, नॉर्थ की तरफ होगा, ऐसा आगे की तरफ। और तेरी मैग्नेटिक फील्ड ये तेरा ईस्ट है, ये वाला ईस्ट हो गया, ये तुम्हारी साइड से देखें तो ये वाला ईस्ट हो गया, ये वाला वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये तो नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है 45 पे। तो एंगल कितना है, 45 डिग्री। मतलब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, सिंपल। ये रंग बदला जाए यार, क्या घटिया रहे। इधर तो तेरा एरिया वेक्टर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड तेरा ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो थीटा 45 डिग्री हो गया। भी पता चल गया, सही बात है। तो फ्लक्स के बारे में अगर अपन बात करें तो फ्लक्स हो गया बी ए कॉस थीटा, नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन बी ए कॉस थीटा। ठीक है दोस्त, अब क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। और स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, तो एरिया पता है मुझे, रेजिस्टेंस भी पता है, डायरेक्शन समझ ली मैंने, बी भी पता है। द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू जीरो, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ये भी पता है, टाइम भी पता है, सब कुछ पता है। तो फिर सारे काम हो ही गए। तो तुम्हारा जो फाई इनिशियल है वो हो जाएगा तुम्हारे पास एन बी ए कॉस 45 डिग्री, फाई फाइनल कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि उसने साफ साफ खुद ही बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, यही बोला है ना, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया तो फ्लक्स भी जीरो हो गया। और तुमसे जानने की इच्छा है कि उसकी भाई इंड्यूस ईएमएफ बता दो, तो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस ऑफ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, एवरेज की बात कर रहा है, तो हो जाएगा माइनस ऑफ फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, अंदर माइनस लेके जाएंगे तो फाई इनिशियल माइनस फाई फाइनल डिवाइडेड बाई टाइम, फाई फाइनल जीरो है, टाइम टी लगाए। तुम्हारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का आंसर है वो सिंपल है, एन बी ए कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 डिवाइडेड बाई टाइम। सारी वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया। एरिया कितना है, एल स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, कोई नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं क्या? तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गई 1। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, जल्दी बताओ, 0.1, और एरिया है एल स्क्वायर, मतलब 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 का स्क्वायर। एरिया जिनको नहीं पता, एरिया स्क्वायर का एल स्क्वायर होता है, खैर पता ही होगा, डिवाइडेड बाई √2, और टाइम कितना है,
0.7 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करना भी आसान है, देखो कैसे। ये तो 1/7 हो गया और वो 10⁻⁻² हो गया। √2 को ऊपर नीचे रेशनलाइज कर लेंगे, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो √2 की वैल्यू होती है 1.41 और नीचे ये हो गया 7 × 2 × 10⁻⁻²। तो देखो ये 7 दूनी 14 है, लगभग सेम ही है। तो इसको अप्रोक्सीमेटली मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि इट इज 10⁻³ हो जाएगा। तो 10⁻³ वोल्ट, मतलब मैं क्या इसको 1 मिली वोल्ट बोल दूं? समझे ना कैलकुलेशन? 14, इसको मैं लिख दूंगा 14 पॉइंट, मतलब मैंने क्या लिखा कैलकुलेशन में, इसको मैंने लिख दिया 14.1 × 10⁻³ -3 हो जाएगा, -2 होगा, -2 तो पहले ही से था, -1 होगा, तो फिर 1 मिली वोल्ट नहीं आएगा। ठीक है ना? इसको एक डेसिमल इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से 10⁻⁻1 या -2? भाई गजब कैलकुलेशन। ये 1.4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 14 × 10⁻⁻1, तो -3 होगा। सही तो किया था मैंने, तो 1 मिली वोल्ट सही तो किया था। कंफ्यूज कर देते हो। तो नीचे 14 में से 14 मैंने अप्रोक्सीमेटली काट दिए, क्योंकि 14.1 है तो इसलिए आंसर इसका अप्रोक्सीमेटली मैंने 1 मिली वोल्ट लिख दिया, वोल्ट नहीं वोल्ट है। फिर करंट की बात कर लेंगे तो करंट कितना है, E/R, खत्म, दैट इज 1 मिली वोल्ट 10⁻⁻3, और रेजिस्टेंस कितना है 0.5। कहानी खत्म, पैसा आ जाओ। तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻3 एम्पियर। ओके, ये तो पता है ना, 1/0.5 इज 2, 0.5 इज 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। लोगों को समझाते समझते मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, ऐसी टफ कैलकुलेशन। डोंट पोस्ट ऑन जॉय। भाई साहब ये इतना ऐसा फ्रैक्शन में क्यों लिखा गया है? अच्छा, छाप लिया? किसी के मन में कोई डाउट? कोई डाउट? कछुए पीछे, तू भी टी शर्ट पढ़ रहा है अपनी, क्या लिखा है? इम्पॉसिबल। चलो भैया ठीक है, समाप्त हो गया ये वाला क्वेश्चन, बच्चों ने कर लिया क्वेश्चन। फिर इसके बाद ये 6.3 को देखा जाए। 6.3 आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? अभी तो दिखाई दे रहा होगा, ऑनलाइन भी दिख ही रहा है, वीडियो में भी। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो आर लिखो 10 सेंटीमीटर, लिखते जाओ, आर 10 सेंटीमीटर, एन इज 500, कैपिटल एन, कैपिटल एन इज 500, कैपिटल आर इज 2 ohm, distance is 2 ohm, is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of the earth's magnetic field। भाई साहब इतनी लाइन में क्वेश्चन खत्म है। क्या कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर रखी है किसके, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर, मतलब ये कह रहा है कि ये रखी है ऐसे, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो तो साउथ से नॉर्थ ही होगा ना यार, तो हमें पता ही है। तो इसके परपेंडिकुलर रखी, तो पहले जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर किधर है, नॉर्थ की तरफ है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो पहले एंगल है वो कितना है, कितना, समझ आ गया? उसके बाद इस कॉइल को इसने घुमा दिया, कॉइल यहाँ पे पड़ी थी ना हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो पकड़ के इसने घुमा दिया। जब इसने घुमाया तो ये तो हमेशा बी एस तो ऊपर ही रहने वाला है, एरिया वेक्टर नीचे आ गया, तो अब इनके बीच का एंगल कितना हो गया, तो θ2 कितना हो गया 180। तो ये तो भाई हो गया क्वेश्चन।
इट इज रोटेटेड द इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री इन टाइम भी दे दिया 0.25, टाइम लिख लो 0.25 सेकेंड। बी एच ये दिया है, बी एच इज 3 इंटू 10⁻⁻5, बी एच इज 3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ईएमएफ और करंट चाहिए। अगर ईएमएफ और करंट चाहिए तो उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या बचता है? कुछ नहीं। अगर ऐसा है तो तुम्हें ईएमएफ निकालने के लिए तो तुमको पता है फाई इनिशियल माइनस फाई फाइनल डिवाइडेड बाई टाइम, यही होता है एवरेज। तो माइनस होता है तो माइनस को कंपनसेट कर दिया अंदर, तो फाइनल माइनस इनिशियल का क्या बन गया? इनिशियल माइनस फाइनल। पहले हो जाएगा एन बी ए कॉस थीटा 1, फाइनल कितना हो जाएगा? एन बी ए कॉस थीटा 2, क्योंकि फ्लक्स में सिर्फ इतना ही चेंज हो रहा है थीटा, इसके अलावा और कुछ चेंज हुआ है क्या? नहीं, इन डिवाइडेड बाई टाइम टी। तो एन बी ए कॉमन, अंदर हो गया कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 डिवाइडेड बाई टाइम। वैल्यू डालो, आंसर निकालो सब में फटाफट। कॉस 180 की वैल्यू, एन तो 500 था, बी कितना था? एरिया पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर है ना, कॉस 0 माइनस कॉस 180। टाइम कितना था? 0 पॉइंट, तो सॉल्व कर लिया था बच्चों ने, तो जाएगा ये 25 दूनी 50 मतलब 2000 है ना। ये तो 100 लिखा ही है, या इसको ऐसे करते हैं 15 इंटू 10⁻⁻5, तो ये हो गया है माइनस का 3 और माइनस का 3 और उधर माइनस का 2, तो माइनस का 5 ही हो गया वापस से, डिवाइडेड बाई 0.25। तब इसको मैं लिख दूँ सॉल्व करने के लिए आपके 25 इंटू 10⁻⁻2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 दैट इज अगेन 2। तो अगेन बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, 5 या 15, 0.6 हो गया है। 0.6 इंटू 10⁻³ इंटू 2, तो आंसर इज 1.2 इंटू 10⁻³ वोल्ट या फिर 1.2 मिली वोल्ट, जो भी बढ़िया लगे लिख लेना। कल पाई, पाई का नहीं लिखा क्या? गंदी बात है यार ये तो पाई भी लिख लो बाजू में, तो 1.2 पाई मिली वोल्ट लिख लो। चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, 1.2 पाई 3.14 कितना हो रहा है? जो भी है 3.78। क्यों? वो 1 + 1 2 नहीं हो जाएगा? उधर cos θ1 माइनस cos θ2 वो भी करना है, ऐड नहीं किया क्या? आना चाहिए, कैलकुलेशन देखो अपनी, चमक गया। तो आंसर इसका आ रहा है, फ्लक्स को हटाओ, ईएमएफ पे आओ सीधा, इट इज 3.8 इंटू 10⁻⁻3, यही आ रहा है 3.7876 जो भी आ रहा होगा, तो 3.8 हो गया वो। ये सॉल्व होके आ रहा है 3.8 मिली वोल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल है, सॉल्यूशंस सारे ऑलरेडी एनसीईआरटी में अवेलेबल है, अपन सॉल्यूशंस को थोड़ा और इजी कर दे रहे हैं, तो डायरेक्टली कर। ठीक है, करंट की बात करेंगे, करंट T/R से आ ही जाएगा, निकाल ही लो, 1.9 आ रहा है, जिसमें कोई महान काम नहीं किया अपन ने, करंट T/R करके निकाल लीजिए। सेम आ रहा है, ठीक है, 1.9 मिली एम्पियर। ओके, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। लेंज ब्रो क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, अरे अरे अरे, आओ आओ आओ।
ये गए भाई, आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। इसमें क्या है ना, 3 लूप बना रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और लूप्स को इनकी वेलोसिटी दे रखी है, उस हिसाब से अपन ने बना रखा है। इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट पता करनी है, कीजिए। बेसिक्स आपको पता ही है। फ्लक्स चेंज का अपोज कराना है लेंज लॉ के हिसाब से, वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो आपको कराने नहीं है। हेलो हेलो, हो गया? अरे आसान है, लेफ्ट की तरफ करूं? अच्छा आंसर, आंसर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, लेफ्ट राइट थोड़ी होते हैं। अरे तुम क्वेश्चन को बहुत आसान है, तुम समझ नहीं रहे। पहला एंटी क्लॉकवाइज कैसे सोचा? क्योंकि जब अंदर की तरफ आ रहे हैं तो इसके अंदर फील्ड लाइंस मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, तो अंदर फ्लक्स बढ़ने का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अंदर की तरफ अपोज करेगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ करने के लिए कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला बाहर जा रहा है, अंदर की तरफ इसका मतलब कम हो रहा है। अगर अंदर की तरफ कम हो रहा है तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज, क्योंकि मुझे अंदर करना है। समझ गए? यहां पर अगर देखोगे तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, थर्ड वाले में बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकल रहा है इसका मतलब इसके अंदर फ्लक्स कम हो रहा है, तो फ्लक्स कम होने का अपोज करेगा, मतलब अंदर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, इसका मतलब क्लॉकवाइज। तो पहला वाला एंटी क्लॉकवाइज और ये दोनों क्लॉकवाइज। आओ देखें, थोड़ा छोटा हो जाएगा। हाँ, इसने पूछा क्या है, मस्ट फ्लो अलोंग द पाथ बी सी डी ए बी। इनमें क्या ऐसा नाम भी है क्या, बी सी डी ए बी? ओके, मतलब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज की बोलने की बजाय उसने ऐसा बोल दिया बी सी डी ए बी। और इसमें भी कुछ नाम लिया होगा फिर, बी ए सी बी। देखो दूसरे का क्या आपने सही किया है, बी ए सी बी बिल्कुल सही किया है क्लॉकवाइज, और इसमें भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, ए बी सी डी, एकदम परफेक्ट। तो आपके तीनों आंसर सही हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना चाहिए। अच्छा दिखाई दे रहा है क्या, नहीं? हाँ, तो नीचे कोई फिगर तो नहीं है? नहीं, कोई फिगर नहीं है। आंसर तो आपको वैसे पता चली गए होंगे, सोचो। A closed loop is held stationary in the magnetic चश्मा लगा लिया जाए, बंद हो गया। इसमें ये कह रहा है कि क्लोज लूप इज हेल्ड स्टेशनरी इन द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ 2 परमानेंट मैग्नेट्स हेल्ड फिक्स्ड। कैन वी होप टू जनरेट करंट इन द लूप बाय यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। वो लूप को घुमाना नहीं चाह रहा है, लूप स्टेशनरी है, और कह रहा है कि स्टेशनरी लूप में बस इस मैग्नेट का मैग्नीट्यूड बढ़ाता जाऊं, पोल स्ट्रेंथ का, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, तो क्या इसके अंदर कोई करंट आ जाएगी? नहीं। तुम मैग्नेट को अगर कंटिन्यूसली चेंज करोगे मैग्नेटिक फील्ड तो आ सकती है, लेकिन ऐसे थोड़ी आ सकती है। वैसे तो इसमें कोई चांस ही नहीं है। इसने ऐसा नहीं बोला इंक्रीज किया, उसने कहा रिप्लेस यूजिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट।
ऐसा थोड़ी कंटिन्यूस मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। उसने मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो पहले मैग्नेट थी उन्हें रखा, हटाया, वापस से दूसरी लगा दी। ठीक है, नेक्स्ट, अ क्लोज लूप मूव्स नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ लार्ज कैपेसिटर। तो दो कैपेसिटर के बीच में एक क्लोज लूप है, नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ लार्ज मैग्नेटिक फील्ड, लार्ज कैपेसिटर। Is a current induced in the loop when it is wholly inside the region between the capacitor plate, when it is partially outside the plates of the capacitor, the electric field is normal to the plane of the loop। भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से कोई इंड्यूस करंट आएगी क्या? मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से थोड़ी आते हैं। तो दोनों प्लेट के बीच में कौन सा फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड? तो इसके वेरी करते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये बात भी इसकी लोचेदार है। फिर उसके बाद इसने तीसरे पार्ट के लिए कुछ फिगर दिया है। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर लूप एंड अ सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है क्या करना है ऐसे क्वेश्चन, टू अ फील्ड फ्री रीजन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द पासेस आउट ऑफ द फील्ड रीजन, द फील्ड इज नॉर्मल टू द लूप्स। ठीक है भाई, क्वेश्चन अपन करेंगे, ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि अगर अपन इनको बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने पे इन पे ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब बातें कर रहा है। एक बात बताओ, ये वाला हिस्सा जैसे ही इसके बाहर आएगा, जैसे अगर मैं इसको तुम्हें समझाऊं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ये रीजन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बस यहीं तक है। ठीक है, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड का रीजन अगर यहीं तक है और इसके अंदर ऐसे एक लूप अगर अपन ने रखे, इसको अगर वेदर वेलोसिटी दे दी v, इसकी ये वाली लेंथ को नाम मैं l दे दूं और ये वाली लेंथ को b नाम दे दूं, लेंथ का नाम l और b रख दिया, तो जैसे इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आएगा तो फ्लक्स चेंजेस पूरे लूप के अंदर होना शुरू हो जाएगा, आया ना? और थोड़ी देर के बाद ये लूप ऐसा दिख रहा होगा। सही बात है। इसके अंदर अब फील्ड डायरेक्शन अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ फ्लक्स कम हो रहा है, तो उसका अपोज करने के लिए इसमें जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। उसमें करंट ऐसे जाएगी, समझ गए बात को? अब इसमें करंट अगर ऐसे जाएगी तो यहाँ पे इस पूरे में जो ईएमएफ इंड्यूस इंड्यूस होगा, वो पूछता है कि ईएमएफ इंड्यूस कहाँ पर होगा, क्या मतलब, या ऐसा बोल सकता है कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो करंट की डायरेक्शन अपने लिए कैसी है, क्लॉकवाइज। इसमें कोई डाउट? सिमिलरली अगर मान ले इसकी शेप में ऐसी कर दूं, तब भी उस डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी अंदर की तरफ कमी हो रहा है, तो उसका अपोज करने के लिए अंदर बढ़ना चाहिए, तब भी डायरेक्शन कैसी आएगी, क्लॉकवाइज। तो दोनों केसेस में आंसर कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज। उसने यही पूछा था, कुछ और पूछा था, हमने कुछ और डिस्कस कर दिया। क्या हो गया, पर बुरा मान गया। Do you expect, in which loop do you expect the induced EMF to be constant? कांस्टेंट कौन से में होगा? ऑब्वियसली पहले वाले में कांस्टेंट होगा, क्योंकि पहले वाले में कांस्टेंट होने के लिए अगर तुम देखोगे तो पहले वाले से जब बाहर निकल रहा होगा तो जो लेंथ है, या बोलना चाहिए उसके अंदर जो फ्लक्स है, फ्लक्स यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, जबकि रिंग के केस में यूनिफॉर्मली वेरी नहीं करेगा। तुम इस बात को मेरे समझ नहीं पाए, मैं अभी समझाता हूं। देखो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो यहाँ पे ये रिंग, ये आर है एरिया, ठीक है, इसके जब ये इसके बाहर जाएगा तो इसके बाहर जो एरिया है, ये वाला एरिया अपने को निकालना पड़ेगा। ये एरिया क्या बाहर निकलने पे यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है? कि रिंग का एरिया यूनिफॉर्म बढ़ ही नहीं सकता। यहाँ पर ये एरिया लेकिन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, हर बार कुछ पर्टिकुलर लेंथ ही बाहर जा रही है। यहाँ पर जो एरिया जा रहा है वो हर बार कुछ ना कुछ इसकी कर्वेचर की वजह से कुछ ना कुछ वेरी कर रहा है। तो यूनिफॉर्मली वेरी किस में करेगा, रेक्टेंगल में या रेक्टेंगल में? इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हैं वैसे। तो इसका जैसे पहले का आंसर नो था, वो अपन ने चेक कर लिया। दूसरे का आंसर भी नो था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी करने से कुछ नहीं होता। तीसरे का आंसर क्या है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एक्सपेक्टेड टू बी कांस्टेंट ओनली इन द केस ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप। बिल्कुल सही बात है।
In the case of circular loop, the rate of change of area of the loop during it passes out of the field region is not constant. Same बात है जो अपन ने डिस्कस करी है. Hence, induced EMF will vary accordingly. Okay, done. चमक गई बात. अब ये वाला क्वेश्चन को अगर तुम देखोगे तो ये क्वेश्चन तुम खुद भी सोच सकते हो, इसके लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है. दोनों तरफ से अगर देखो तो यहाँ पे जो फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ ऐसा होगा कि नहीं होगा, राइट साइड. दोनों मैग्नेट को पास लेके आ रहे हैं. जब आप दोनों मैग्नेट को पास लेके आओगे तो इसका जो फ्लक्स है वो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा. तो मैं इसको ऐसे समझा रहा हूं कि आपके पास इस तरीके का सिचुएशन है. और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये इधर है. ये तो अपन ने फाइनल कर ली, क्योंकि जो एक तरफ लूप है वो देखो इधर नॉर्थ है और उधर साउथ है, तो डायरेक्शन तो राइट साइड ही है. और दोनों मैग्नेट पास आ रही हैं. जब दोनों मैग्नेट पास आएंगी तो उस केस में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. तो इसका अपोज करने के लिए किधर आएगा? अपोजिट. अपोजिट मतलब इसमें कैसे जाएगा? इस तरीके से जाएगा. तो डिपेंड करता है कहाँ से खड़े होकर देख रहे हो. राइट से देखोगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा, लेफ्ट से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा. वो ये नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है कौन सी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो ये कैपेसिटर की दो प्लेट है, तो ऊपर वाले पे पॉजिटिव और नीचे वाले पे, मतलब ए पे पॉजिटिव और बी पे नेगेटिव, ये पूछ रहा है. तो ए पे पॉजिटिव और बी पे नेगेटिव. तो पोलैरिटी अगर बात करेंगे तो ए विल बी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू बी इन द कैपेसिटर. सारी बात समझ में आ गई? यहां तक कोई समस्या किसी को? नो सर. फिर मोशनल ईएमएफ की बात करेंगे तो मोशनल ईएमएफ के सारे क्वेश्चन आपने कर चुके हैं, है ना. मैं ये सिंपल एक छोटू सा क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि मेटल रॉड लेंथ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, व्हाट इज द ए फॉर्मूला है हाफ बी ओमेगा एल, इसको लगा के आंसर निकालना. जरा इसका क्वेश्चन पढ़ो और समझो. फॉर्मूला वही है. इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है, एक रॉड का जो घूम रही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड. तो रिवोल्यूशन पर सेकेंड को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन पर सेकेंड में. ये तो पता है कि नहीं पता? एक रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. अभी दोस्त कहना है? आइडियली तो चैप्टर खत्म हो गया है. आप लोग होमवर्क इसका एनसीईआरटी में आज जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज, सभी आपको कर लेना है. अगली क्लास में आप लोग करके आएंगे. टोटल 8 क्वेश्चन नहीं है बस. 8 में से पहले तो सिर्फ डायरेक्शन बताने वाले हैं. फटाफट हो जाएंगे सब. 8 क्वेश्चन मुश्किल से आधा घंटे में हो जाएंगे बस. हाँ, क्या आंसर आ रहा है? पाई स्क्वायर बाई 20. पाई स्क्वायर की वैल्यू लगभग 10 होती है. ये आ रहा है भैया 157 वोल्ट. ओके. पाई की वैल्यू डालने के बाद आ रहा है ना. फिफ्टी पाई आ रहा है. हाँ, 2 से 2 कट जाएगा. हाँ 50 पाई आएगा, बिल्कुल सही है. 50 पाई आएगा. 50 पाई में वैल्यू डाल देंगे तो 157 वोल्ट आ जाएगा. क्या आप लोगों ने ओमेगा को चेंज किया? ओमेगा जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ओमेगा आपको कितना दे रखा था? 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड. मतलब ये आपको जो दिया है वो ये दिया है 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. तो ओमेगा को एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड से हो जाएगा 100 पाई रेडियन पर सेकेंड. ये हो जाएगा ओमेगा. ठीक है. और फॉर्मूला तो तुमको पता ही है, E इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा
एल स्क्वायर। जो भी लेंथ दे रखी हो रॉड की, मैग्नेटिक फील्ड पता है, ओमेगा की वैल्यू पता है, वैल्यू डालो, आंसर निकालो। किसका नहीं आया वो हाथ उठाओ बस, इसका आंसर नहीं आया वो हाथ उठाओ। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही? लास्ट लेक्चर नहीं किया था तो फॉर्मूला नहीं पता था, फॉर्मूला पता चल गया तो बस इसकी वैल्यू डालनी है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अरे 5 मिनट पहले छोड़ दिया गया, लेकिन होमवर्क में कभी कभी ऐसे खुशियां बांटते रहना चाहिए। होमवर्क में अगर आप लोग देखेंगे तो, अरे यार इतने खुश हो गए कि आप होमवर्क ही नहीं याद करना चाह रहे। जैसे होमवर्क में इसमें कितने क्वेश्चन बचे हैं? 1 2 3। क्या अपन ने आपको ये मैग्नेटिक एनर्जी के डेरिवेशन का क्वेश्चन करा दिया था? हाफ बी ओमेगा, मतलब ये बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट वाला। क्या आपको बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट वाला क्वेश्चन करा दिया था? एक बार चेक करो ना। नहीं कराया? कॉपी खोली जाए, 5 मिनट का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। ये क्वेश्चन कैसे रह गया? कॉपी खोली जाए, क्वेश्चन लिखा जाए, फाइंड मैग्नेटिक एनर्जी, फाइंड मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड। खुश होके दुखी कर दिया गया। फाइंड मैग्नेटिक एनर्जी, फाइंड मैग्नेटिक एनर्जी stored in solenoid, find magnetic energy stored in solenoid, also find magnetic energy density, also find magnetic energy density। बोले बच्चे कोई बुल्लू बना के चला। also find magnetic energy density। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का मतलब मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मुझे तो अपने आप पे डाउट होने लगा था। देखो भाई, जो वर्क होता है, वर्क को हम पोटेंशियल इनटू करंट लिख सकते हैं। बच्चों शांत हो गए, क्या क्या कर रहे हैं? सेल्फ इंडक्शन में क्या किया था? सिर्फ फॉर्मूला लिखा होगा ना। हाँ आओ, नहीं नहीं नहीं, वो क्वेश्चन है नहीं। अच्छा, जैसे पावर होता है, मैं वर्क बोल दिया। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब आपने पावर निकाली थी तो पावर के आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू वी आई, है ना। पावर कैन बी रिटन एज वर्क अपॉन टाइम, दैट इज डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। एक इसके बराबर हो गया वी आई के। लेकिन जब आप यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर जो V है वो V इंड्यूस्ड ईएमएफ की तरह काम करेगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक गधे क्या कर रहा है? लिख, कौन चला रहा है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई, या E की वैल्यू अगर आप लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? एल डी आई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड ही लिखना है, इंटू आई। इतनी बात चमक गई? इसको ऐसा लिख लो, आई डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो यहां से हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई। मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज एल डी आई बाई डी टी, ये लिखा है मैंने। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कोई वर्क नहीं था तब करंट भी जीरो थी, वर्क डब्ल्यू हो गया तो करंट आई हो गई। आई का इंटीग्रेशन आई के रेस्पेक्ट में आई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू। तो ये जो W है इस वर्क को ही पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे और ये हो जाता है हाफ एल आई स्क्वायर। ये तो डेरिवेशन हो गया जो मैंने डायरेक्टली दिखा दिया था उस टाइम आपको, है ना। छोटा सा डेरिवेशन है, समझ में आ गया, आसान है। फिर आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, दिस B कैन बी रिटन एज म्यू नॉट एन आई। आया ना? अगर ये म्यू नॉट एन आई है तो आई
को लिख सकते हैं B अपॉन म्यू नॉट इंटू एन। ये बात मैं पहले से जानता हूं, इस बात को मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दूंगा। इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 में रखने पे U इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एल बी अपॉन म्यू नॉट एन का स्क्वायर, और L की वैल्यू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड का फॉर्मूला जरा याद दिलाया जाए, क्या होता है? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। इसमें अगर L से मल्टीप्लाई और L से डिवाइड कर लिया जाए तो आपके पेट में कोई भी दर्द होने वाला नहीं है, या है क्या? तो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। अब गौर से देख, म्यू नॉट स्क्वायर से ये 2 कट गया, छुटका सा 2 ये दिख रहा है, और थोड़ा सा अगर अपन और दिमाग लगाएं तो हाफ ये लिखा हुआ है स्मॉल एन स्क्वायर ए एल बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर, क्योंकि यहां पर ये एन अपॉन एल स्क्वायर है, ये स्मॉल एन कैन बी रिटन एज एन अपॉन एल। ये बात बुद्धि में आई? तो ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, तो तुम्हारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई या मैग्नेटिक एनर्जी निकल के आई, इसको यू से डिनोट कर रहे हैं, पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। और दूसरे वाले में उसने क्या पूछा है? मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज यू अपॉन ए एल। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ये शायद लिखा दिया था ना डायरेक्टली। तो ये हो गया मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, दैट इज बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ठीक है दोस्त, इस प्रकार ये अध्याय समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।